हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आज की इस वीडियो में मैं जॉन किट्स की फेमस पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस वीडियो के एंड में आपको इस पोएम की समरी मिल जाएगी, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, एक्सप्लेन करने से पहले इस पोएम की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसे देख लेते हैं। यह पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जॉन किट्स के द्वारा 1819 में लिखा गया था। इसे 1820 में पब्लिश कराई गई थी और यह एक लिरिकल पोएम है जिसे ओड के फॉर्म में लिखा गया है। दोस्तों, ओड पोएम की एक टाइप है जो किसी की तारीफ में लिखी जाती है। इस पोएम में पोएट एक ग्रीक कलश पे बने पेंटिंग्स की तारीफ करते हैं। यह 5 स्टांजा की एक पोएम है और प्रत्येक स्टांजा में 10 लाइन्स हैं। इस पोएम को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और इस पोएम में पोएट एक ग्रीक कलश को देखते हैं जिसपे उखेरे गए चित्र को वह इमेजिन करते हैं और उसको रियल वर्ल्ड से कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिलहाल मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, यह इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले इस पोएम की ओवरऑल स्टोरी समझ लेते हैं ताकि पोएम लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आए। यह बात तब की है जब पोएट एक म्यूजियम में विजिट करते हैं और उस म्यूजियम में पोएट की नज़र एक अर्न यानी कलश पे पड़ती है जिस पे विभिन्न प्रकार के ग्रीक पेंटिंग की गई होती है। किसी पेंटिंग में बांसुरी वादक को दिखाया जाता है तो किसी पेंटिंग में लवर्स को दिखाया जाता है। किसी पेंटिंग में नेचर की ब्यूटी यानी स्प्रिंग सीजन को दिखाया जाता है तो किसी पेंटिंग में अनुष्ठान करते हुए लोगों को दिखाया जाता है। इन सारी चीज़ों को पोएट इमेजिन करता है और इन सारी चीज़ों को रियल वर्ल्ड यानी वास्तविक दुनिया से कंपेयर करता है। जैसे उसमें बांसुरी वादक को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है तो पोएट का कहना है कि उसकी पिक्चर से भले ही बांसुरी की आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन मन में वह बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। यह जो मन में सुनाई देने वाली बांसुरी की आवाज़ है यह रियल वर्ल्ड के भी धुन से भी बहुत अच्छा है। और पोएट यह कहते हैं कि इस पिक्चर में नेचर को स्प्रिंग सीजन के साथ उतारा गया है तो यह पिक्चर में हमेशा स्प्रिंग का ही सीजन रहेगा और ये जो पेड़ पौधे हैं ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराएंगे, यह हमेशा हरे भरे ही रहेंगे। लेकिन रियल वर्ल्ड में सीजन चेंज होते रहते हैं और हमेशा पत्तियां हरी भरी नहीं होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे पिक्चर के बारे में पोएट डिस्क्राइब करते हैं। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन हम पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पोएम में मैंने पोएम की लिटरल मीनिंग के साथ साथ इसके डीप मीनिंग को भी डिस्क्राइब किया है, तो लाइन बाय लाइन ध्यान से वीडियो को देखें। दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, हे शांत और अछूती दुल्हन, तुम अभी तक समय के हाथों से अछूती हो और शुद्ध बनी हुई हो। दोस्तों, यहाँ पे अनरेविश्ड शब्द का मतलब है अनटच्ड, मतलब जिसे अब तक छुआ ना गया हो, जिसे अब तक बिगाड़ा ना गया हो। और ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस का मतलब सचमुच की दुल्हन नहीं है बल्कि अर्न के लिए ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस का यूज किया गया है सिंबॉलिक वे में। जैसे कोई ब्राइड होती है वो प्योर होती है, अनटच्ड होती है, उसी तरह ये अर्न भी ब्राइड की तरह है जिसे इतने समय बीतने के बावजूद भी, इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इसे खरोच तक नहीं आई है। यह अभी भी शांत और पवित्र है। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, तुम मौन और धीरे धीरे बीतते समय की गोद में पली हुई संतान हो। दोस्तों, यहाँ पे फोस्टर चाइल्ड का मतलब है गोद ली हुई संतान, लेकिन इस पोएम के कंटेक्स्ट में देखें तो फोस्टर चाइल्ड का मतलब अर्न से है, यानी अर्न किसी मनुष्य की नहीं बल्कि मौन और समय की रचना है। कभी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि यह जो अर्न है किसी एक युग की नहीं है बल्कि समय और मौन की संतान है। यह बरसों से शांत खड़ी है पर अपने चित्रों में सैकड़ों सालों की कहानियाँ समेटी हुई है और इस अर्न के साथ साथ उस पर उखेरी गई कहानियाँ और चित्रों को सुरक्षित रखने के पीछे टाइम और साइलेंस का हाथ है। इसीलिए यहाँ पे अर्न को टाइम और साइलेंस की फोस्टर चाइल्ड कहा गया है। सिल्वन हिस्टोरियन हु कैंस्ट दस एक्सप्रेस, हे जंगल जैसी प्राकृतिक इतिहासकार, तुम अपने चित्रों के माध्यम से इतनी सुंदर कहानी कह सकती हो। दोस्तों, यहाँ पे पोएट अर्न को इतिहासकार बताते हैं, मतलब इतिहास बताने का एक माध्यम बताते हैं, क्योंकि उस अर्न पर
पेड़ पौधे, लोगों, देवताओं और त्योहारों के दृश्य बने हैं। वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी कला जो है वह प्रकृति और मानव जीवन का इतिहास व्यक्त करती है। बिना बोले वह सब कुछ एक्सप्रेस करती है, एक हिस्टोरियन की तरह। इसीलिए इसे इतिहासकार कहा गया है, सिंबॉलिक वे में। अ फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। तुम्हारे चित्रों में बनी कहानी हमारी कविताओं से भी ज़्यादा सुंदर और मधुर है। दोस्तों, इस लाइन में किट्स का मानना है कि शब्दों से बनी कविता नश्वर होती है, पर चित्रों में उखेरी गई कहानी अमर हो जाती है। What leaf fringed legend haunts about thy shape। तेरे चारों ओर जो पत्तों से सजे चित्र बने हैं वे किस पौराणिक कहानी को दर्शाते हैं जो बार बार मन में आती है। दोस्तों, यहाँ पे लीफ फ्रिंज्ड का मतलब पत्तों से घिरी हुई, पेड़ों से सजाई हुई है। पोएट अर्न पर बने चित्र को देखकर यह सोच में पड़ जाता है कि इन सुंदर दृश्य के पीछे कौन सी पुरानी कथा छिपी है। ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ। क्या ये कहानी देवताओं की है या मनुष्य की है या फिर दोनों की है। दोस्तों, यहाँ पे पोएट यह जानना चाहता है कि यह दृश्य देवी और मानवीय जीवन के किस पहलू को दिखा रही है। इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी। क्या यह दृश्य टेम्पे की घाटियों में हुआ था या आर्केडी की सुंदर वादियों में। दोस्तों, यहाँ पे पोएट इमेजिन करते हैं उस अर्न पे बने दृश्य के बारे में कि यह दृश्य जरूर टेम्पे की घाटियों की होगी और आर्केडी की सुंदर वादियों की होगी जिसे इस अर्न पे बनाया गया है। What मैन और गॉड्स आर दीज, what maidens लोथ। ये कौन पुरुष या देवता हैं और ये कौन सी युवतियां हैं जो मानने से इनकार कर रही है और भाग रही है। दोस्तों, यहाँ पे लोथ शब्द का मतलब है अनिच्छुक, जो तैयार नहीं है और भाग रही है। तो इस लाइन के थ्रू पोएट ये कहना चाहते हैं कि यह दृश्य शायद किसी प्रेम कथा या पीछा करने की कथा का है, जैसे कोई देवता या पुरुष किसी नश्वर कन्या के प्रेम में पागल है और उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो जो स्त्री है वह इसको भाव नहीं दे रही है, वह इससे पीछा छुड़ाना चाह रही है, फिर भी वो जबरदस्ती पीछा कर रहा है। What made persuade, what a struggle to escape। यह कैसी दीवानगी है, कौन किसका पीछा कर रहा है और कौन भागने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, किट्स उस चित्र की जीवंतता से हैरान है। मतलब वो चित्र को ऐसे तराशा गया है जैसे वो लगता है कि एकदम रियल है। तो उस चीज से पोएट हैरान है। भले ही चित्र स्थिर है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ इमोशन की दौड़ और जीवन की हलचल अभी भी चल रही है। व्हाट पाइप्स एंड ट्रिम्बल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। ये कौन सी बांसुरिया और ढोलके की आवाज बज रही है, कैसी मस्ती और उत्साह का माहौल है। दोस्तों, यह दृश्य किसी त्योहार, उत्सव या नृत्य का है जहाँ सब लोग नाचते गाते हैं। कवि को लग रहा है कि कला इतनी जीवंत है कि वह आवाजें भी महसूस कर सकता है। भले ही अर्न पूरी तरह से मौन है, शांत है, लेकिन पोएट जो है इस दृश्य का साउंड अपने माइंड में सुन सकता है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड। जो संगीत हम सुनते हैं वे मधुर तो होते हैं, लेकिन जो संगीत हम इमेजिनेशन में सुनते हैं वो और ज़्यादा मधुर होते हैं। दोस्तों, पोएट कह रहा है कि असली सौंदर्य अक्सर कल्पना और भावना में होता है। वह अर्न पर बने चित्रों में संगीतकार को देखता है जो बांसुरी बजा रहा है, लेकिन असल में उस चित्र से आवाज़ नहीं निकलती है। फिर भी कवि को लगता है कि कल्पना में सुनी गई संगीत रियल संगीत से अधिक मधुर है। आर स्वीटर देयरफॉर ए सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। इसीलिए हे कोमल बांसुरियों, तुम तो बिना आवाज के भी हमेशा बजती रहो। दोस्तों, पोएट कहता है कि भले ही अर्न की बांसुरी असली में नहीं बज रही है, लेकिन यह चुप रह के भी अमर है। यह कभी भी नहीं रुकेगी, यह हमेशा इमेजिनेशन में बजती रहेगी। नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर एंडेवर। यह धुन हमारी कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनी जाती है, इसलिए ये और भी प्रिय है। दोस्तों, पोएट बताता है कि अर्न की जो कला है, आर्ट है, वो शारीरिक नहीं है, आध्यात्मिक है। यह धुन हमारे कानों को नहीं बल्कि आत्मा को सुनाई देगी। पाइप टू द स्पिरिट डेटीज ऑफ नो टोन। हे बांसुरी, आत्मा के लिए वो धुन बजाओ जो बिना आवाज की होती है। दोस्तों, पोएट कहता है कि कला की असली धुन दिल के भीतर सुनाई देती है, न कि हवा में। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कैंस्ट नॉट लीव। हे सुंदर युवक, तुम उन पेड़ों के नीचे से कभी नहीं जा सकते। दोस्तों, अर्न पर बना एक युवक जो किसी लड़की को पाने की कोशिश में है, वह हमेशा उसी पल में कैद रहेगा। वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, न वो दृश्य बदलेगा, न वो कभी लड़की को
पा सकेगा क्योंकि वह उसी पोजीशन में है। दाई सॉन्ग नोर एवर कैन दोज ट्रीज वी वेयर, तुम्हारा गीत कभी खत्म नहीं होगा और वो पेड़ कभी सूने नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पे रियल लाइफ में, वास्तविक दुनिया में पेड़ पौधे पतझड़ के मौसम में सूख जाते हैं और संगीत जो बजती है वो फिर एक समय के बाद रुक जाती है, थम जाती है। लेकिन उस अर्न की जो दुनिया है उसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो हमेशा जवान रहेगा, उसमें संगीत हमेशा बजती रहेगी और उसके पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस, हे साहसी प्रेमी तुम अपनी प्रेमिका को कभी किस नहीं कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे पोएट प्रेम के अधूरेपन और स्थिरता दोनों को दिखा रहा है। अर्न का जो प्रेमी है, अर्न पे उखेरे हुए जो प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका को किस करने की कोशिश में है, लेकिन वह उसी पल में हमेशा के लिए कैद हो चुका है, तो वह कभी भी उसको किस नहीं कर पाएगा। और जिस उत्साह में उसे कैद किया गया है उसका उत्साह हमेशा वैसे ही बना रहेगा। रियल लाइफ में प्रेम खत्म हो जाता है, लोग एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, लेकिन उस अर्न की दुनिया में वो दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। उन दोनों के भीतर सदा एक दूसरे के लिए चाहत बनी रहेगी क्योंकि वह उसी पल में कैद हो गए हैं। द विनिंग नियर द गोल एट डू नॉट ग्राइव, भले ही तुम अपनी मंजिल के बहुत पास हो फिर भी तुम दुखी मत हो। दोस्तों पोएट कहता है कि भले ही यह प्रेम कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इसकी अनंत चाह इसे खूबसूरत बनाती है। She cannot fade, though thou hast not thy bliss, भले ही तुम अपने सुख तक नहीं पहुंचे पर वह लड़की कभी मुरझाएगी नहीं। दोस्तों पोएट प्रेम की स्थिरता को दिखाता है। वह युवती हमेशा सुंदर रहेगी क्योंकि वह कला में है, उस पिक्चर में है और सुंदरता की ही पोजीशन में कैद है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में लोग एक उम्र के साथ, समय के साथ उसका चेहरा फीका पड़ने लगता है, उसमें झुर्रियाँ आने लगते हैं, लेकिन उस अर्न में जो लड़की उखेरी गई है वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, वो हमेशा सुंदर बनी रहेगी, हमेशा जवान दिखेगी। फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड सी वी फेयर, तुम हमेशा प्रेम करते रहोगे और वह हमेशा सुंदर बनी रहेगी। दोस्तों ये सेकेंड स्टैंजा की अंतिम लाइन है और इसमें आर्ट की दुनिया में प्रेम और सुंदरता कभी बूढ़े नहीं होते हैं, इस चीज को दिखाया गया है। और अर्न में अंकित वह प्रेमी और प्रेमिका हमेशा उसी इमोशन में रहेंगे और अर्न में अंकित वह प्रेमी और प्रेमिका हमेशा जोश में रहेंगे, हमेशा उसी इमोशन में रहेंगे। हैप्पी हैप्पी बॉज डेट कैन नॉट सेड, अरे खुशहाल डालियां जो कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराती। दोस्तों पोएट पेड़ों की डालियों की तारीफ करता है जो उस अर्न पे बनी हुई है। ये पेड़ अपनी डालियों की पत्ती पतझड़ के मौसम में नहीं गिराती है क्योंकि ये उस पिक्चर में अमर हो गई है, लेकिन रियल वर्ल्ड की पेड़ अपनी पत्तियां पतझड़ के मौसम में गिरा देती है। और उस रियल वर्ल्ड में पेड़ पौधे पे सभी चीज पे समय का असर होता है, लेकिन उस पिक्चर में समय का कोई असर नहीं होगा। योर लीव्स नोर एवर बीट द स्प्रिंग ऑडियो, दोस्तों यहाँ पे विद ऑडियो का मतलब अलविदा कहना है। तुम्हारी पत्तियां कभी बसंत ऋतु को अलविदा नहीं कहती। दोस्तों यहाँ पे पोएट कहता है कि अर्न की डालियां हमेशा बसंत ऋतु में ही रहती है, मतलब अर्न पे जो पेड़ पौधे बनाए गए हैं वो हमेशा बसंत ऋतु में ही रहते हैं, उस पे कभी भी पतझड़ का मौसम नहीं आता है, उसमें पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे ही रहते हैं। एंड हैप्पी मेलोडिस अनवियरिड, और हे प्रसन्न संगीतकार तुम कभी थकते नहीं हो। दोस्तों पोएट उस संगीतकार को देखता है जो उस अर्न पे बना हुआ है, वह हमेशा संगीत बजाता ही रहेगा क्योंकि वह उस पिक्चर का हिस्सा है और उस पिक्चर में उसको संगीत को बजाते हुए दिखाया गया है। इसीलिए समय तो बीतते रहेंगे लेकिन वह संगीतकार न तो थकेगा न तो उसकी उम्र बढ़ेगी, वह उस पिक्चर में अमर हो चुका है। और एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, तुम हमेशा बांसुरी बजाते रहोगे और तुम्हारा गीत हमेशा नए लगेंगे। पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि आर्ट जो है ये कभी पुराना नहीं होता है, भले ही दृश्य सदियों पुराना हो, पर जब कोई इसे देखता है, यानी उस अर्न पे बने पिक्चर के बारे में कहा जा रहा है, वह आर्ट हर बार उसे नया लगते हैं। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। दोस्तों यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है मोर हैप्पी का, ठीक है, तो यह चीज कविता में इमोशंस की डीपनेस और उसके उत्साह को दिखाने के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि पोएट उस प्रेमी जोड़ों को भी देखता है जो उस कलश पे बना हुआ है। उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, कभी फीका नहीं पड़ेगा,
उनका प्यार हमेशा चरम पर रहेगा क्योंकि समय उसे छू नहीं सकता है। यह अमर प्रेम का प्रतीक है। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड। वह प्रेम हमेशा गर्मजोशी और आनंद से भरा रहेगा। पोएट कहता है कि पिक्चर में जो प्रेम दिखाया गया है वह कभी ठंडा नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन असल जिंदगी में प्रेम धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। बट वो जो अर्न पे बना हुआ प्रेम का दृश्य है वह हमेशा जवान रहेगा, हमेशा उत्साह भरा और हमेशा सुंदर रहेगा। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। यहाँ पे पोएट दिखाता है कि पेंटिंग जब तक रहेगी तब तक उसमें दिखने वाले प्रेमी जोड़े जवान रहेंगे, यंग रहेंगे। तो यह पिक्चर में इमोशंस के स्टेबल लेवल को दिखाया गया है। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबोव। तुम्हारा प्रेम उन सांस लेती मानवीय इमोशन से कहीं ऊपर है। किड्स कहते हैं कि अर्न में जो प्रेम को दिखाया गया है वह शुद्ध और दिव्य है। उनमें कोई शारीरिक वासना नहीं है। वह मानवीय प्रेम से कहीं ऊपर उठ चुका है। डेट लीव्स ए हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉड। मानवीय प्रेम दिल को कभी कभी बहुत दुखी और उबा हुआ छोड़ देता है। कवि बताते हैं कि असल जिंदगी में प्रेम पहले मीठा लगता है, फिर बाद में दर्द और थकान देता है, लेकिन उस पिक्चर में जो प्रेम है वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वह बिना दर्द के हमेशा पवित्र रहेगा। ए बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग। वास्तविक प्रेम में माथा जलने लगता है और जीभ सूख जाती है, यानी मन बेचैन और व्याकुल हो जाता है। यह पंक्ति बताती है कि इंसानी इमोशन स्टेबल नहीं है और दुखदाई होती है। दोस्तों, चित्र के जो प्रेम है उसमें न प्यास है न बेचैनी है, वह हमेशा पूर्ण और शांत रहेगा। यानी किड्स यह दिखाना चाहते हैं कि चित्र जीवन से ऊपर है क्योंकि उसमें दुख नहीं होता। हु आर दिज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। दोस्तों, इसका लिटरल मीनिंग होगा ये लोग कौन हैं जो बलि चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि पोएट अर्न पे बनी तस्वीर में देखता है कि कुछ लोग किसी धार्मिक यज्ञ या बलिदान के लिए जा रहे हैं। वह उनके चेहरे पर गंभीरता और श्रद्धा महसूस करता है। आगे पोएट कहते हैं, टू व्हाट ग्रीन अल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। हे रहस्यमयी पुजारी, यह लोग किस हरी वेदी की ओर जा रहे हैं। मतलब पोएट पुजारी को देखकर सोचता है वह कौन सा देवता है, किसकी पूजा हो रही है। हरी वेदी यह बताती है कि यह बलिदान प्रकृति के बीच हो रहा है, मतलब जंगलों में हो रहा है, नेचर के बीच हो रहा है। लीड्स डाउ डेट हाइफर लोइंग एट द स्काइज। दोस्तों, इसका लिटरल मीनिंग है, क्या तुम उस गाय को ले जा रहे हो जो आकाश की ओर रंभा कर रही है। दोस्तों, यह दृश्य यज्ञ की मासूमियत और बलिदान के दर्द दोनों को दिखाता है। वह गाय शांत और पवित्र है पर उसे बलि के लिए ले जाया जा रहा है। एंड ऑल हर सिल्केन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड। उस गाय के मुलायम शरीर को फूलों की मालाओं से सजाया गया है। पोएट को इसमें जीवन और मृत्यु का अद्भुत संगम दिखता है। सजावट भी है पर अंत में बलि भी, मतलब सजा धजा के गाय की बलि दे दी जाएगी। वाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर। कौन सा छोटा नगर है जो नदी या समुद्र के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, पोएट सोचता है कि ये लोग किस नगर से आए होंगे। वह नगर अब खाली होगा क्योंकि सभी लोग पूजा में शामिल होने आए हैं। यह दिखाता है कि धर्म ने पूरे नगर को एक साथ जोड़ के रखा था। धर्म के नाम पे पहले भी लोग एकजुट रहते थे, अभी भी वैसे ही हैं। और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटेडल। कभी उस नगर की कल्पना करते हैं कि कहीं यह नगर पहाड़ पे तो नहीं बसा है जहाँ से ये लोग आए हैं। इज एम्पेटाइड ऑफ दिस फॉक दिस पायस मोर्न। दोस्तों, पोएट इमेजिन करता है कि पूरा नगर पूजा में चला गया है, घर खाली हैं, गलियां सुनी है, और यह मौन वातावरण भक्ति, त्याग और एकता की भावना को दर्शाता है। धर्म के लिए, भक्ति के लिए, पूजा के लिए पूरा मोहल्ला खाली हो गया। एंड लिटिल टाउन बाय द स्ट्रीट्स फॉर एवरमोर। हे छोटे नगर, तेरी गलियां हमेशा के लिए खाली रह जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे कवि पिक्चर की अमरता का दर्द महसूस करता है। वह नगर और लोग उस मूर्ति में सदा के लिए जमे हुए हैं, यानी उस पिक्चर में सदा के लिए जमे हुए हैं। वे हमेशा पूजा के लिए जाते ही रहेंगे पर कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, उस पिक्चर में समय रुक गई है पर जीवन को भी स्थिर बना दिया है। जो लोग जिस काम करते हुए दिखाए गए हैं वह उसी काम में रहेंगे।
वह न तो आगे बढ़ेंगे न पीछे जाएंगे। विल साइलेंट वी एंड नॉट अ सोल टू टेल। तेरी गलियां सदा मौन रहेगी, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो यह बताए कि क्या हुआ था। दोस्तों यह पंक्ति एक उदासी को दिखाती है कि आर्ट जो है, आर्ट सुंदर है पर उसमें जीवन की गति नहीं है। पोएट को यह रियलाइज होता है कि जो दृश्य आर्ट में अमर तो हो गया है, लेकिन वह उसी पोजीशन में रहेगा जिस पोजीशन में वो कैद हो गया है। जैसे नगर खाली है तो नगर हमेशा खाली ही रहेगा। लोग अनुष्ठान पूजा के लिए जा रहे हैं तो वो हमेशा अनुष्ठान के लिए ही जाते रहेंगे, मतलब उसी पल में वो कैद हो गया है। तो यह चीज एक उदासी को दिखाती है, सैडनेस को दिखाती है। वाई दाउ आर्ट डेजोलेट कैन ईयर रिटर्न। कोई भी कभी यहाँ नहीं बता सकेगा कि तू सूना क्यों है, क्योंकि वे लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों यहाँ पे पोएट को रियलाइज होता है कि जो लोग नगर को सूना छोड़कर पूजा के लिए निकले हैं वो तो पूजा पाठ करते ही रहे, मतलब पूजा पाठ के लिए ही निकलते ही रहेंगे हमेशा। लेकिन नगर में ऐसा कोई नहीं बचेगा जो कि नगर की विशेषता दूसरे लोगों को बता सके। ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड। हे यूनानी आकृति, तेरी सुंदर बनावट और मुद्रा बहुत ही मनमोहक है। पोएट इस पंक्ति में अर्ण यानी कलश की सुंदरता की तारीफ करता है। वह उसे एक जीवित रूप में देखता है, मानो यह प्राचीन यूनान की कला और संस्कृति की सजीव निशानी हो। विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर रॉट। तेरे ऊपर संगमरमर में पुरुषों और स्त्रियों की बहुत सुंदर और बारीक नक्काशी की गई है। कवि को अर्ण की नक्काशी में जीवन का अनुभव होता है। वह समझता है कि कलाकार ने भावनाओं, प्रेम और जीवन की गति को पत्थर में कैद कर दिया है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रोडन वीड। तेरे ऊपर पैरों की शाखाएं और पैरों की कुचली हुई घास की तस्वीर भी बनी है। दोस्तों यह लाइन दर्शाती है कि उस अर्ण पर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि प्रकृति को भी चित्रित किया गया है। कवि देखता है कि कला ने मानव जीवन और प्रकृति के संतुलन को सहेज लिया है, जहां मनुष्य, पेड़ और भूमि सब एक ही सुंदरता का हिस्सा है। Thou silent form thus teach us out of thought। हे शांत आकृति, तू इतनी सुंदर है कि हमें सोचने की शक्ति ही नहीं रहती, हम बस तुझे निहारते रहते हैं। पोएट यहाँ कला की जादुई शक्ति का अनुभव करता है। अर्ण की सुंदरता उसे सोच से परे ले जाती है। वह बस उसकी शांत, अमर और दिव्य सुंदरता में खो जाता है। यह बताता है कि सच्ची कला मनुष्य की बुद्धि के ऊपर उठकर आत्मा को छूती है। एज दोथ इटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल। तू भी अनंत की तरह है, एक ठंडी लेकिन अमर ग्रामीण दृश्य जैसी। दोस्तों पोएट कहता है कि यह जो अर्ण है सदियों तक अमर रहेगी, लेकिन यह ठंडी है क्योंकि इसमें जीवन की गति नहीं है। यह सुंदर है पर भावहीन है, जैसे समय रुक गया हो। When old age shall this generation waste। दोस्तों पोएट इस लाइन के थ्रू कहता है कि समय सबको नष्ट कर देता है, इंसान बूढ़े हो जाते हैं, जीवन खत्म हो जाता है, पर कला वैसे की वैसे ही रहती है। Thou shalt remain in midst of the void। तू तब भी रहेगी जब बाकी दुनिया दुखों और बदलती परिस्थितियों से गुजर रही होगी। दोस्तों ये जो आर्ट है ये हर युग में स्थिर होती है, जबकि इंसान की जिंदगी दुख, बुढ़ापा और मौत से भर जाती है। Then ours a friend to man to whom thou sayest। तू मनुष्य की मित्र बनी रहेगी और उसे यह संदेश देती रहेगी। दोस्तों अर्ण इंसान की सच्ची साथी है जो उसे जीवन की सच्चाई सिखाती है। जब इंसान दुखी होता है तो अर्ण पे उखेरे गए चित्र उसे सौंदर्य और सत्य का पाठ पढ़ाती है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल। दोस्तों आर्ट कहती है जो सुंदर है वही सच्चा है और जो सच्चा है वही सुंदर है, बस यही जीवन का असली सत्य है। पोएट के अनुसार दुनिया की हर गहराई, हर सत्य और हर आनंद का मूल सौंदर्य है। आर्ट हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज में सच्ची सुंदरता देख सकें तो वही सत्य अनुभव है। ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ए नीड टू नो। धरती पर तुम्हें बस इतना ही जानना है कि सत्य ही सुंदरता है और सुंदरता ही सच है। दोस्तों कीट्स कहते हैं कि यही मनुष्य जीवन का परम ज्ञान है, अल्टीमेट ट्रुथ यही है। हमें जिंदगी में किसी जटिल दर्शन की जरूरत नहीं। अगर हम सुंदरता में सत्य और सत्य में सुंदरता को देख सकें तो वही जीवन की सबसे ऊंची समझ है। दोस्तों कीट्स इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि
आर्ट जो है ये टाइम से परे है, टाइम के बियॉन्ड है ये। वह जीवन की सुंदरता को सदा के लिए संजो लेती है। मतलब आर्ट जो है वह जीवन की सुंदरता को सदा के लिए अपने में समेट लेती है। जैसे उस अर्न पे बने पिक्चर में जीवन की सुंदरता सदा के लिए कैद हो गई है। और इसीलिए पोएट कहते हैं ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। दोस्तों इसी के साथ हमारी यह वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो में आगे मैंने इस पोएम की समरी दी है, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।